हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप भाइयों की तरफ से लगातार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैं अगर ग्रुप डी का प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्रैक करने में। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ग्रुप डी में वैकेंसी कितनी आएगी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हमसे पूछा जा रहा है कमेंट्स में। और मैं इधर से थोड़ा कम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका रीज़न है, जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह होने हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा कि नहीं वो अलग मैटर है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि आपको पता है 12 घंटे की ड्यूटी के बाद ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, और कुछ टाइम बचता है तो फिर उसी में निकल जाता है। इस वजह से आजकल थोड़ी कम वीडियो आ रही है हमारी। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों का कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ या फिर नहीं देखता हूँ। हाँ, ये है कि मैं यूट्यूब पे थोड़ा अभी कम एक्टिव हूँ। तो आप लोगों का एक कॉमन सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि आखिर मैं ग्रुप डी का अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ तो कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपका बेसिक कुछ भी नहीं है, अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो आपको लगभग 1 साल का टाइम लग सकता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्रैक करने में। हाँ, लेकिन आपको अंदर एक उत्साह लगातार बना रहना चाहिए 1 साल तक कि मुझे ये एग्ज़ाम पास करना ही है किसी भी हालत में। और आपका एम जो है ना, एकदम वो फिक्स हो जाना चाहिए कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम पास करना ही करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसा देखिए अभी एएलपी का एग्ज़ाम डेट अगस्त तक में हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ। इस वजह से क्या हो रहा है ना, थोड़ा बच्चों का मनोबल नीचे हो रहा है और वो अपना प्रिपरेशन थोड़ा लूज कर चुके हैं। पहले जिस उत्साह से पढ़ रहे थे 10 घंटे 12 घंटे, अभी वो 4 घंटे पे आ गए हैं। या फिर उनको लग रहा है अब एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं, 6 महीने बाद होगा, साल भर बाद होगा। ये सब थॉट जैसे ही आपके दिमाग में आने लगा, आपका प्रिपरेशन लूज हो जाएगा और आप उतने ही दूर अपने सिलेक्शन से होते चले जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहले दिमाग से आपको ये निकालना पड़ेगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगर वैकेंसीज़ आई है, फॉर्म फिलअप हुआ है, तो एग्ज़ाम होगा। ये हो सकता है 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, 2 साल बाद हो। जैसा कि आपको देखा 2019 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसकी एग्ज़ाम 2023 में हुई। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए पहले आपका एम कभी भी हटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा एग्ज़ाम में डिले हो गया तो अब थोड़ा लूज कर दिए, 2 दिन पढ़े नहीं, फिर तीसरे दिन 12 घंटा पढ़ लिए, 15 घंटा पढ़ लिए। आपको रेगुलर वे में डेली पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा ये बात है कि अगर आपका बेसिक कुछ भी आता है, जैसे आपको मैथ्स वगैरह आता है, साइंस, आपने 10th पढ़ी है तो आपको 10th तक का मैथ्स आता होगा, साइंस आता होगा थोड़ा बहुत, तो वहाँ से फिर अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप 6 महीने में भी इजी वे में अपना सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए भी डेडिकेशन चाहिए, और दूसरा आपको सिलेबस पता होना चाहिए और सही डायरेक्शन में आपका मेहनत होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस ज़्यादा है, जीके और करंट अफेयर्स से 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ये मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ वाले बच्चे भी करते थे कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप डी का और वो ज़्यादा फोकस किए हुए हैं जीके पे, तो वो आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका दूसरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम में आप थोड़े पीछे रह सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ जीके का जो वेटेज है वो कम है, वहाँ थोड़ा कम ध्यान देना है। साइंस ज़्यादा नंबर का पूछा जा रहा है तो साइंस ज़्यादा पढ़ना है, और मैथ्स रीजनिंग रेगुलर वे में पढ़ना है। और एक कॉमन गलती क्या होता है सभी से, कि वो रीजनिंग को एकदम इजी वे में ले लेते हैं। तो रीजनिंग को इजी वे में कभी नहीं लेना है, और सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आपको रीजनिंग से ही पूछा जाता है। आप देखेंगे कि टोटल से 30 नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है, और वहाँ जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या पता होता है कि आप जब अपना आंसर की मैच कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग में 18 नंबर ही आ रहा है, 20 नंबर ही आ रहा है, 22 नंबर ही आ रहा है। तो आप जो वहाँ 30 नंबर में से 18, 20, 22 जो कर रहे हैं ना, आप जितने नंबर कम कर रहे हैं उतने ही आप अपने सिलेक्शन से दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि रीजनिंग एक अच्छा सब्जेक्ट है और हल्का सब्जेक्ट है जो लगभग आदमी सॉल्व करता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में है ना, तो आप 30 में से 27-28 तो एकदम निश्चित करके ही आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए रीजनिंग को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। रीजनिंग और मैथ्स आपका वो सब्जेक्ट है कि अगर आपने
सॉल्व कर दिया ना, अगर आपका आंसर आ गया तो उसका गलती होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है। रीजनिंग एक दो गलती हो भी सकता है, लेकिन मैथ्स बिल्कुल गलती नहीं होता है अगर आपका आंसर आ गया है तो। और सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे जीके है, साइंस है, उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, डाउट आने लगता है, तो उससे क्या होता है कि कुछ निगेटिव आंसर भी हो जाते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में वो नहीं होता। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और 55 नंबर का तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है, 30 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है। और ग्रुप डी का सिलेबस थोड़ा छोटा है, वो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो ये 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, दूसरा इसमें जीके का वेटेज जो है वो बहुत कम है। 20 नंबर में आपका करंट और जीके दोनों है। साइंस इसमें बहुत ज़्यादा है, 25 नंबर का है, तो साइंस जीके से छोटा होता है। तो इस वजह से भी क्या होता है ना कि ग्रुप डी का जो सिलेबस है आपका वो छोटा हो जाता है, जो आप इजी वे में 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, और आप जहां गलती कर रहे हैं वहां से फिर अपना सुधार स्टार्ट कीजिए। क्योंकि पहले एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जो भी आपका सिलेबस है वो ऊपर करके, और सिलेबस आपको हमेशा अपने सामने रखना है, स्टडी टेबल के सामने, और आपको देखना है कि आप कौन सा चैप्टर जानते हैं, कौन सा नहीं जानते हैं। जो चैप्टर नहीं जानते हैं उसको स्टार्ट कीजिए, उसको एक बार कंप्लीट कीजिए, फिर उसके क्वेश्चन लगाइए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको पता लगेगा कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, और जिस चैप्टर में आप गलती कर रहे हैं उस चैप्टर को एक बार फिर से बनाइए, या फिर उस चैप्टर को आप नहीं भी बना पाते हैं समय के अभाव के कारण, तो जिस टाइप का क्वेश्चन आप गलती कर रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन यूट्यूब पे बहुत सारा दिया रहता है, आप उसको सॉल्व कीजिए। और सबसे बड़ी बात एक है, टेस्ट देने में आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो क्वेश्चन को आज आपने गलती किया है वो क्वेश्चन फिर अगली बार अगर आपको कभी दिखे तो उसको गलती मत कीजिए, इसमें सुधार कीजिए, और दिन ब दिन दिखेगा कि आपका स्तर ऊपर होते जा रहा है और आपका नंबर बढ़ते जा रहा है। अगर आप सिर्फ टेस्ट दे के छोड़ दिए, उसका सॉल्यूशन नहीं किया, आप आज जो गलती कर रहे हैं अगले टेस्ट में भी वही कर रहे हैं, उससे भी अगले टेस्ट में वही गलती कर रहे हैं, तो कहने का मतलब आप टेस्ट का सॉल्यूशन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो गलती आपने इस टेस्ट में किया है वो गलती अगले टेस्ट में बिल्कुल ना करें। इसके बाद आपका सिलेबस जो है वो 6 से 8 महीने में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, एकदम इजी वे में। और जहाँ तक बात है आपका ग्रुप डी वैकेंसी का, तो वो ग्रुप डी की वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। रीज़न इसका ये है क्योंकि अभी आपने देखा क्या ALP में बहुत अच्छी वैकेंसी है, उसके बाद आपका टेक्नीशियन में भी बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। NTPC में जैसा कि प्री नोटिस आपको दिख रहा है उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। और इन सब में अगर वैकेंसी अच्छी है ना तो ग्रुप डी में आपको इन सब से भी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको इसका रीज़न बताया हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रमोशन अगर होता है ना तो वो ग्रुप डी वाले बच्चे का ही होता है, क्योंकि वो सबसे नीचे वाले पोस्ट पे रहते हैं और वो सारे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे लेवल 2 का डिपार्टमेंटल कोई एग्ज़ाम आया वो भी भर सकते हैं, 3 का आया वो भी भर सकते हैं, 4 का आया वो भी भर सकते हैं, 5, 6 कोई भी आया वो भर सकता है, क्योंकि उससे ऊपर वाला ही सारा लेवल होता है। लेकिन और सब लेवल में क्या होता है कि अगर कोई लेवल 5 पे है और लेवल 4 वाला कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रहा है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता ना। इसी वजह से क्या होता है कि ग्रुप डी वाले बच्चे का सिलेक्शन ज़्यादा होता है और उनका पोस्ट ज़्यादा खाली होता है। और हमेशा से ही रेलवे में ग्रुप डी वाले बच्चे का डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअल में जो काम करते हैं ना फील्ड वर्क वाला वो ग्रुप डी वाले ही बच्चे करते हैं। इस वजह से आपको ग्रुप डी में अच्छी खासी वैकेंसी इस बार भी देखने को मिल सकती है। हालांकि एग्जैक्ट कितनी वैकेंसी आएगी ये तो वैकेंसी आने के बाद ही पता होगा, लेकिन वैकेंसी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और आप अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ऐसा मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। हर एक साल एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस बार हो सकता है आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिले, अगली बार फिर वैकेंसीज कम जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से लग जाए, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें इस बात को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।